जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद प्रमोद यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज दोस्तों हम लोग यहां पर फिर शुरू कर दिए हैं, आ गए हैं यहां पर प्रैक्टिस सेट को लेकर। आज का जो सेट होगा वो प्रैक्टिस सेट नंबर यहां पर 114 होगा। रुक्मिणी प्रकाशन का जो बुक है उसी से हमने क्वेश्चन लिया है, वॉल्यूम सेकेंड से। तो सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पर प्रीवियस ईयर के ही होंगे और इस प्रीवियस ईयर के साथ ही साथ यहाँ पर आज देख सकते हैं 5/9/2022 सेकेंड शिफ्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है सब का सब वही क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, तो आप लोग एकदम बिल्कुल भी इस बात को लेकर परेशान ना रहें कि पेपर का लेवल क्या रहेगा। दोस्तों अब देख सकते हैं पेपर का लेवल यही रहेगा। बस आपको करना क्या है, तैयारी करनी है, जम के प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो चलिए सभी लोग पेपर और पेन लेकर बैठ जाइए और शुरुआत करते हैं हम लोग आज के इस सेट का। तो एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। जितने भी भाई रेलवे के लिए तैयारी कर रहे हैं, ग्रुप डी के लिए तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, आप लोगों के लिए बेहतरीन है। तो आप लोग बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करेंगे साथियों, हर एक क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे और लगाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे। चलिए शुरुआत कर रहे हैं आज के इस पहले क्वेश्चन के साथ। और पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया है, आप सभी लोग इसका आंसर बताएंगे। सभी लोग इसका आंसर बताइए दोस्तों, जल्दी से और फास्ट, जल्दी से बताएंगे सभी भाई इसका उत्तर क्या होगा। देखिए भाई, आप क्या करेंगे ना, यहाँ पर जो इसका बेस्ट मेथड होगा वही मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। कोई यहाँ पर झोल झाल नहीं है दोस्तों, जो अच्छा है वही मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊँगा। तो पहले नंबर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसका आंसर बताएंगे कि किस तरीके से लगा सकते हैं, कौन सा विकल्प इसका उत्तर। पहले देखिए, पढ़िए क्वेश्चन में क्या बोला गया है। इसमें बोला गया कि 12 वर्ष पहले एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु के 2 गुने से 28 वर्ष अधिक थी। अब से कितने वर्ष बाद उनकी आयु उनके पुत्र की आयु के 2 गुने के बराबर होगी। ठीक है, क्या बोला, अब से कितने वर्ष बाद उनकी आयु उसके पुत्र की आयु के 2 गुने के बराबर होगी। कितने वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद। ठीक है, तो देखिए साथियों, कितने वर्ष बाद पूछा गया है, तो यहाँ पर क्या करना है आप लोगों को, बड़े ध्यान से समझेंगे। अब यहाँ से हम क्या करते हैं दोस्तों, अब मान नहीं लेते हैं कि पुत्र का आयु x और पिता का आयु y मान लेते हैं। तो कहा कि अगर वर्तमान आयु की बात करें हम लोग, पुत्र का वर्तमान आयु की अगर बात करें हम लोग, तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या मान लेते हैं, x मान ले रहे हैं। और पिता यानी फादर की जो वर्तमान आयु है उसको क्या मान लेंगे हम लोग, y मान ले रहे हैं। ठीक है, y मान लेंगे। तो इसमें बोला गया 12 वर्ष पहले। भाई वर्तमान आयु अगर x और y है तो 12 साल पहले जाएंगे जब आप, तो 12 साल पहले जाएंगे तो पुत्र की आयु क्या हो जाएगी, x माइनस का 12 हो जाएगा। बोलिए होगा कि नहीं होगा, 12 x माइनस 12 हो जाएगा। अब 12 साल पहले पिता की आयु उसके पुत्र की आयु के 2 गुने, यानी पुत्र का आयु का 2 गुना से 28 वर्ष ज़्यादा, 28 वर्ष ज़्यादा था। ठीक है, ये 12 साल पहले पिता की आयु है। अब पिता की आयु 12 साल बाद क्या हो जाए, 12 साल पहले क्या हो जाएगी, तो y माइनस का 12 हो जाएगा। यहाँ पर y माइनस का 12 हो जाएगा। ठीक है, बात क्लियर है। तो यहाँ से आप अगर इसको हल करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2x और माइनस का 12 दूना 24 और प्लस का 28 बराबर y माइनस का 12। ठीक है, y माइनस का 12, y बराबर आप निकाल लेंगे दोस्तों, y बराबर सबको इस सभी को उधर लेकर चले जाएंगे। तो क्या हो जाएगा भाई, यहाँ से 2x और 24 28 का अंतर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4 प्लस का 4 अब 12 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 12 4 16 हो जाएगा, यानी प्लस यहाँ पर 16 हो जाएगा। इस बात में कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पर ये y का मान आ गया, ये क्या आ गया, y का मान यहाँ से आ गया। अब आगे एक कंडीशन और बोला गया है, एक कंडीशन और बोला गया, अब से कितने वर्ष बाद उनकी आयु उनके पुत्र की आयु के 2 गुने के बराबर होगी। भाई कितने वर्ष बाद हम मान ले रहे हैं, n वर्ष बाद। कितने वर्ष बाद, n वर्ष बाद। तो n वर्ष बाद यानी x प्लस n साल बाद पुत्र की आयु यह हो जाएगा। अब इसी के 2 गुने के बराबर हो जाएगी कौन, कौन हो जाएगा 2 गुना, पिता। तो पिता क्या हो जाएगा, n वर्ष बाद, तो y प्लस n हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा।
यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, यहाँ पर सारा का सारा मान रख देंगे। यहाँ से तो हो जाएगा 2x प्लस का n, 2n होगा, 2n और बराबर y की जगह क्या लिख देंगे, यहाँ पर y की जगह लिख देंगे ये वाला, यहाँ पर कितना 2x प्लस का 16, तो यहाँ से कह देंगे हम लोग 2x और प्लस का 16 और प्लस का an। इसको जब हल करेंगे दोस्तों तो देखिए इधर जो 2x है, प्लस प्लस दोनों साइड है, एक साइड में लेकर जाएंगे तो कट जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब n को जब इधर लेकर जाएंगे तो 2n में से एक n घट जाएगा, तो क्या बचेगा n बराबर क्या बचेगा, इधर 16 बचेगा। तो कितने वर्ष बाद यहाँ पर दोगुना हो जाएगा पुत्र की आयु का पिता की आयु, तो सर हमने n वर्ष माना था, तो n का मान क्या आया है, 16 आया है। तो 16 इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। बात तो क्लियर होगा, समझ में भी आया होगा। और एक बात और दोस्तों, आप लोग इस बात को लेकर बिल्कुल भी चिंतित ना रहें कि स्लो चल रहे हैं हम लोग। मेरा दोस्तों, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, तो मैं तो स्लो चलूँगा ही, लेकिन जब आप खुद लगाएंगे तो आप फास्ट चलेंगे, ठीक है। पहले आप चीज़ों को समझेंगे तभी आप फास्ट चल सकते हैं। जब आप जनबा नहीं करेंगे तो बताइए आप लगाएंगे कैसे, और कैसे आप जल्दी से कैलकुलेशन कर पाएंगे। तो मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। चलिए, और भी बहुत सारी बातें आप लोगों को बताना है, हम ऐसे ही बात करते रहेंगे आप लोगों को से, और सवाल भी हम लोग सॉल्व करते रहेंगे। चलिए, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, इसको आप लोग बनाएंगे जल्दी से, ठीक है। इस सवाल को बनाएंगे। इस सवाल में क्या बोला जा रहा है तो जरा ध्यान से समझेंगे मेरे दोस्तों। यहाँ पर इस सवाल में कहा गया है कि धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, एक नाव धारा की दिशा में 40 किलोमीटर और धारा के विपरीत दिशा में 12 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है। शांत जल में नाव की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। आइए यहाँ पर आइए सभी लोग और समझिए। देखिए, जो समय होता है, टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही होता है। बोलिए, टाइम बराबर क्या होता है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, ठीक है। टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। अब यहाँ से आप लोग सापेक्ष चाल निकालेंगे। जब नाव और धारा की बात आती है, जब नाव धारा की दिशा में चलेगा, भाई धारा इधर चल रहा है और नाव भी इधर चल रहा है, धारा इधर नाव इधर चल रही है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, दोनों एक ही साथ चल रहे हैं, तो उस कंडीशन में इसका सापेक्ष चाल होगा जो वह जुट जाएगा। भाई प्लस कर देंगे नाव प्लस धारा की चाल का, ठीक है। अगर दोनों विपरीत दिशा में चलेंगे, मान के चलिए धारा इधर चल रही है और नाव इधर, तो जब विपरीत दिशा में चलेंगे तो उस कंडीशन में सापेक्ष जो चाल होगा वह घट जाता है, ठीक है। बस इस बात को आप लोग याद रखिएगा। अब यहाँ पर समझिए, यहाँ पर कितना किलोमीटर गया है सर, 40 किलोमीटर गया है, 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर गया। सापेक्ष चाल क्या हो जाएगा, यहाँ पर धारा की चाल क्या है, 4 किलोमीटर, और यह है धारा की दिशा में जा रहा है, तो सापेक्ष चाल जुटेगा। तो यहाँ से 4, यहाँ पर क्या कर देंगे हम लोग, धारा की चाल 4 है, ठीक है। तो नाव की चाल क्या है, नाव की चाल अगर x मान लेते हैं तो x प्लस का 4 हो जाएगा, क्योंकि एक ही साथ चल रहे हैं, धारा की दिशा में चल रहा है नाव, तो इस कंडीशन में सापेक्ष चाल जुटता है। तो इतना समय तो यहाँ से लग जाएगा, और प्लस फिर यहाँ पर 12 किलोमीटर भी गया है, 12 किलोमीटर जा रहा है, और 12 किलोमीटर जा रहा है, लेकिन यहाँ पर बोला गया कि वह विपरीत दिशा में जा रहा है। विपरीत दिशा में जब चलेगा तो सापेक्ष चाल घटेगा, तो यहाँ पर x माइनस का 4 हो जाएगा, और इतना टाइम यहाँ पर लग गया। टोटल टाइम मिलाकर कितना लगा सर, यहाँ पर 4 घंटे का समय लगा है, तो 4 घंटे के बराबर कर देंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत अभी तक है, बताइए। चलिए, अब आपको इसको हल नहीं करना है, यहाँ पर समीकरण बन जाएगा, द्विघात समीकरण बनेगा, जो कि कठिन हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, ऑप्शन को यूज करना है। ऑप्शन को कैसे यूज करना है, इस बात को बता रहे हैं दोस्तों। मान लीजिए 12 ही इसका सही है, यानी जो नाव की चाल है 12 है, तो यहाँ पर 12 रखेंगे, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 40, 12 प्लस 4 16 हो जाएगा। 16 से भाग करेंगे, अगर आप 16 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, अरे सॉरी यहाँ पर 16 हमने लिया है ना, यहाँ पर माफ़ कीजिएगा, पहला ऑप्शन 16 है, तो 16 4 20 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 16 4 क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो 16 4 यहाँ पर 20 होगा ना भाई,
16 4 20 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पर 12, 16 में से 4 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 16 में से 4 घटाएंगे तो 12 बचेगा। यहाँ से 20 दूना 40, 12 एकम 12, 2 घंटा यहाँ 1 घंटा यहाँ, 2 1 3 घंटा लग रहा है, और यहाँ बोला गया है कि 4 घंटा लग रहा है, यानी 4 घंटा यहाँ नहीं आ रहा है। इसका मतलब पहला ऑप्शन गलत है। पहला ऑप्शन क्या है, गलत है। तो पहला ऑप्शन जब गलत है तो दूसरा ऑप्शन लेकर चेक कर ले रहे हैं बी वाले को। अगर 12 मान के चलते हैं तो यहाँ पर क्या कर देंगे 40, और 12 प्लस 4 यहाँ पर 16 हो जाएगा, और प्लस का 12, 12 में से 4 घटाएंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर 8 बचेगा। 4 से काटेंगे या 8 से काटिए, 8 दूनी 16, 8 5 40, 2 से काटेंगे तो यहाँ कितने बार में चल जाएगा, 2.5 बार में, 2.5 बार में चल जाएगा यहाँ पर। 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 3 12, और जब काटेंगे इसको तो कितनी बार में कटेगा, यहाँ पर 3 को आप 2 से काटेंगे तो 1.5 बार में कट जाएगा, यानी 1.5 होएगा। 2.5 घंटा यहाँ, 1.5 घंटा यहाँ, दोनों को जोड़ेंगे तो कितने घंटे हो गए, 4 घंटे। कितना घंटा टोटल लग रहा है, 4 घंटा। यहाँ भी कितना लगा है, 4 घंटा। इसका मतलब दूसरा जो ऑप्शन है सेटिस्फाई कर रहा है, तो बी वाला ऑप्शन से होगा 12 किलोमीटर प्रति घंटा। जो नाव की चाल होगी कितनी होगी, 12 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। ऐसे आप लोगों को सवाल को सॉल्व करने हैं। चलिए इसको बनाइए। यहाँ पर देखिए इसको क्या करना है भाई, सवाल को पढ़िए पहले। यदि यहाँ पर ए है, ठीक है, यहाँ पर ए है, चलिए यदि ए और बी समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस का 4 बराबर 0 के मूल है, तो 1/a प्लस 1/b प्लस ab का मान ज्ञात कीजिए। आइए यहाँ पर सभी लोग ध्यान देंगे यहाँ पर भाई। चलिए एक समीकरण यहाँ पर दिया गया है, एक्स स्क्वायर और प्लस का 3x माइनस का 4 बराबर 0, ये दिया गया है। और इसका मान पूछा गया है, किसका मान पूछा गया है, 1/a प्लस 1/b और प्लस का ab, इसका मान पूछा गया है। तभी इसको आप हल करेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आप इन दोनों को a प्लस बी बटे ए बी। अरे भाई इसका लसन लेंगे तो यही बनेगा, और प्लस का ये तो ए बी है। यानी आपको करना क्या है, मूलों का योग निकालना है, मूलों का गुणनफल निकाल देना है। तो मूलों का योग निकालेंगे तो a प्लस बी का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का c अपान ए, तो माइनस का माइनस बी अपान ए, तो b क्या है 3 है, तो माइनस का 3, a क्या है, इसका गुणांक a होता है, यानी 1 है बटे 1 करेंगे तो कुछ नहीं होगा, बस यही होगा, माइनस का 3 ही होगा। मूलों का गुणनफल निकालेंगे तो a इंटू बी निकाल देंगे, तो ये क्या होता है, c अपान ए होता है, तो माइनस का 4 अपान ए का मतलब 1 हो जाएगा, तो 4 ही रहेगा यहाँ पर, 1 से भाग करेंगे तो 4 ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर यही मान यहाँ पर रखेंगे, तो रखिए भाई मान यहाँ पर a प्लस बी का मान माइनस का 3 है, ए बी का मान माइनस का 4 है, और ए बी का मान माइनस का 4 है, तो माइनस यहाँ पर 4 हो जाएगा, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। 4 चौको 16 में से 3 गया तो क्या हो जाएगा, 13 3 16, माइनस का 13/4 आएगा, तो माइनस का 13/4 इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, लगाइए। सवाल को पढ़िए पहले आप लोग। देखिए इसमें एक बोला जा रहा है कि एक वस्तु को 330 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 12% की हानि होती है। यदि वह इसे 367.5 रुपये में बेचता है तो उसका प्रतिशत लाभ हानि ज्ञात कीजिए। लाभ या हानि जो भी हो रहा है वही आपको बताना है। तो चलिए यहाँ पर ध्यान देंगे सभी। देखिए भाई, अगर 330 रुपये में बेच रहे हैं, 330 रुपये में अगर बेच रहे हैं
तो यहाँ पर बहुत बेहतरीन तरीका है। और यहाँ पर कितना हो रहा है, यहाँ पर 12% की हानि हो रही है, मतलब कितना में बिक रहा है, यहाँ पर 88% पर बेचा जा रहा है। ठीक है, अगर इसी को 367.5 रुपये में बेचा जाएगा, 367.5 में अगर बेचा जाएगा तो कितने का लाभ अथवा हानि होगा भाई। 330 का मान क्या है, 88% है, तो 367.5 का मान निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, 88/330, 330 गुणे 367.5। ठीक है, बोलिए। हाँ जी, आगे ध्यान देंगे, इसको काटे पीटेंगे तो 11 से काटेंगे 11 44 हो जाएगा, 11 से काटेंगे 11 3 33, 30 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अगर आप 3 से काट देते हैं, इसको 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 5 15, 0.1 स्थान पर। ठीक है, 0.1 स्थान पर लगा देंगे और यहाँ हो जाएगा 10, यहाँ क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 10 चलिए अभी इसको आप काट सकते हैं दोस्तों। 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे 2 5 10, 5 से काटेंगे इसको 5 दूनी 10, 2 बचेगा, 5 चौको 20, फिर 2 बचेगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा यहाँ पर 22, 5 चौको 20, फिर 2 बचेगा, हो जाएगा 25, 5 पच्चे 25 हो जाएगा, 5 पच्चे 25, 5 पच्चे 25 और दशमलव यहाँ पर 2 से गुना करेंगे यहाँ पर, तो 2 5 10 की 0 हासिल का 1 और 2 चौको 8 1 9, 8 1 9 हो जाएगा, 2 दूनी 4, तो यहाँ पर 49 आ रहा है, 49 आ रहा है दोस्तों। कहीं गलती हुआ क्या भाई, देख लेंगे जरा एक बार, यहाँ पर जरा देख लेंगे आप लोग। एक बार फिर से देखते हैं, यहाँ पर दोस्तों गलती ये हुआ है कि 11 से जब काटा गया तो हमने यहाँ पर लिख दिया है 4, 11 8 88 होगा, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर गलती हो गया दोस्तों, इसको हम सुधार कर ले रहे हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा यहाँ से। ठीक है, तो अगर आप इसको 11 से काटते हैं तो 11 8 88, 8 बार में जाएगा ना यहाँ पर, और इसको काटेंगे तो 11 3 33। ठीक है, और 3 से काटेंगे तो 3 दहिया में 30, 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 5 15। ठीक, अगर आप इसको काटते हैं, अगर आप इसको काट देते हैं दोस्तों कितनी बार में, 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 से काटेंगे इसको तो 5 दूनी 10, 2 बचेगा, हो जाएगा 22, 5 चौको 20, 2 बचेगा, हो जाएगा 25, 5 बचे 25, ये हो जाएगा। अभी 2 से इसको काट देंगे, 2 से काटेंगे 4 बार में, यहाँ कट जाएगा, 4 का गुना करना है तो 4 5 20 की 0 हासिल का 2, 4 चौक 16 2 18 के 8 हासिल का 1 और 4 दूनी 8 1 9, ये हो जाएगा 98, 0.1 स्थान पर। तो ये 98% हो रहा है दोस्तों, मतलब ये हुआ कि 98% पर बिक रहा है। भाई कोई चीज़ अपने आप में 100% होता है, सीपी क्या होता है, 100% होता है। अब ये 100% में खरीदा गया है, 98% में बेचा जा रहा है, तो क्या हो रहा है यहाँ पर, लाभ की हानि। सर हानि हो रही है, कितने की हानि हो रही है, 2% की हानि हो रही है। कितने परसेंट की, तो 2% की यहाँ पर हानि हो रही है। तो पहला ऑप्शन इसका सही है, पहला ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। और यहाँ पर हमने गलती कर दिया था काटने पीटने में। ठीक है, बाकी ये सबसे बेहतरीन तरीका है, ऐसे बनाएंगे तो सवाल आसानी से लग जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर, इसको करिए, इसको लगाइए जल्दी से। चलिए इस सवाल में क्या कहा जा रहा है, 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 24, 40 और 56 से पूर्णतः विभाज्य है। 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बताना है जो 24 से भी कट रहा हो, 40 से भी कट रहा हो, 56 से भी कट रहा हो। तो आपको क्या करना है सर, यहाँ पर आप क्या कर देंगे, यहाँ पर आप 24, 40 और 56 का निकाल देंगे एलसीएम। इसका क्या निकाल देंगे, एलसीएम। इसका एलसीएम क्या होगा, तो इसका एलसीएम कितना आएगा बताइए।
इसका एलसीएम मान लेते हैं 56 ही, 56 को एलसीएम मान लेते हैं। ठीक है, अगर 56 को एलसीएम मान रहे हैं तो करना क्या है, 56 का काम खत्म हो गया। अब आइए 40 पर। 56 में क्या है, 8 7 56, 8 भी है 7 भी है। 40 में क्या है, 8 5 40, 8 है 5 है, तो 8 तो इसमें 56 में ही है, 5 की कमी है, तो 5 से यहाँ पर गुना कर देंगे। ठीक है, 5 से इसमें गुना कर देंगे। अब आइए इसका भी काम खत्म हो गया। 24 पाइए, 8 3 24, 56 में 8 है लेकिन इसमें कहीं 3 नहीं है, 3 की कमी है, 3 से यहाँ पर गुना कर देंगे। ये हो जाएगा इसका एलसीएम। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 5 3 15, 15 छक्का 90, हासिल का 9 हो जाएगा। 15 5 75, 75 में 9 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, 9 5 14 8, यानी 840 हो जाएगा। 840 इसका एलसीएम आएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होती है, तो 1000 होती है। 1000 इसमें भाग कर देना है इस एलसीएम से, यानी 840 से। 840 से भाग करेंगे तो कितना बार में जाएगा, तो यहाँ पर एक बार जाएगा, 840 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 0 और 10 में से 4 गया तो क्या बचेगा यहाँ पर 6, 9 में से 8 गया तो क्या बचेगा यहाँ पर 1, यानी 160 ज़्यादा है। अगर आपको क्या करना है इसमें, इस 840 में से 160 घटा देंगे, घटाएंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर 0, 14 में से 6 गया तो क्या बचेगा 8 बचेगा, और 7 में से 1 गया तो 6 बचेगा, यानी 680 और होता तो 840 से एक बार में और कट जाता। तो 680 क्या करेंगे आप इसमें जोड़ देंगे, 1000 में 680 को यहाँ पर जोड़ेंगे, सॉरी हाँ 680 को जोड़ेंगे। 680 को इसमें क्या करेंगे दोस्तों, 680 को इसमें जोड़ेंगे। तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए, 086, यानी 1680 आ जाएगा। 1680 वह छोटी से छोटी संख्या है जो 24 40 56 से पूर्णतः विभाज्य होगा। तो इसमें बी ऑप्शन हो जाएगा सही, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, एक तरीका तो यह हो गया, इसका यही इसका बेसिक तरीका है। ठीक है, इसका ये बेसिक तरीका है। लेकिन अगर आप इसको चाहते हैं सर और फास्ट लगाना, तो इसके लिए मैं एक तरीका और आपको बताता हूँ, वह है विभाज्यता का नियम। आपको विभाज्यता का नियम आना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर 24 40 और 56 से कटने वाली छोटी से छोटी संख्या चाहिए। तो 56 में आप क्या देख रहे हैं, 8 7 56 होता है, यानी 8 भी है और 7 भी एक अभाज्य संख्या है। तो ऑप्शन 7 से कटना चाहिए, 7 से कटना चाहिए, और साथ ही साथ 8 से भी कटना चाहिए। तो जो 7 और 8 से कट जाएगा, और देखिए 24 में 3 8 24, 3 भी आता है, तो 3 से भी कटना चाहिए। तो जो ऑप्शन 8 7 या 3 से किस तीनों से कट रहा है वही ऑप्शन सही होगा। ठीक है, कोई दिक्कत, चलिए तो यहाँ से आप ऐसे बना सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। उम्मीद है कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होगी। अगला प्रश्न है दोस्तों, बहुत बेहतरीन सा प्रश्न है, त्रिभुज से रिलेटेड। तो आप सभी लोग इसका उत्तर दीजिए, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे उत्तर क्या होगा। देखिए त्रिभुज ABC में यदि कोण ABC बराबर 90 डिग्री है और BA बराबर BC है, तो A और C कोण क्रमशः हैं। ध्यान से समझेंगे। देखिए भाई, यहाँ पर एक त्रिभुज है, ये त्रिभुज जो कि समकोण त्रिभुज है। अगर ये समकोण त्रिभुज है तो इसमें कंडीशन भी बोला जा गया है कि ये जो कोण B है, कोण B जो है ये 90 डिग्री है, तो यहाँ पर 90 आ जाएगा, यानी B कोण यहाँ पर आएगा। और A अगर यहाँ है और B यहाँ है तो C यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, और एक बात इसमें बोला गया है कि कोण भुजा जो है BA, यानी ये भुजा और BC ये भुजा दोनों आपस में बराबर हैं। अगर ये बराबर हैं दोनों भुजाएं, तो इनके सामने के जो कोण होंगे वह भी दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। इसके सामने का कोण ये होगा और इसके सामने का कोण ये होगा, ये भी क्या होंगे, दोनों आपस में बराबर ही होंगे। ठीक है, तो सॉरी, अगर बराबर होंगे तो कितना कितना होगा, तो ये बराबर होने का मतलब हुआ कि ये दोनों ही कितने हो जाएंगे। भाई त्रिभुज है, तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है, और अगर ये दोनों बराबर बराबर हैं और 90 है ही है, तो 90 और चाहिए, इसका मतलब 45 ये होगा और 45 ये होगा।
तो कोण ए और कोण सी कितने कितने डिग्री के कोण बनेंगे, 45 45 के बनेंगे। तो यहाँ पर 45 45 यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, इसको बनाइए। दीजिए उत्तर जल्दी से सभी लोग। हाँ जी, ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए 2400 की धनराशि पर 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में प्राप्त मिश्रधन कितना होगा। मिश्रधन पूछा जा रहा है, तो क्या निकालना है आपको, मिश्रधन। अब निकालेंगे कैसे, देखिए 5% का मतलब क्या होता है, यहाँ पर 5% का मतलब होता है 1/20, यानी मूलधन जो है वह 20 था और मिश्रधन कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। कितने वर्ष है, 2 वर्ष, तो इसको आप क्या कर देंगे, 2 बार गुना करेंगे, मतलब स्क्वायर कर देना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, 20 का 20 में गुना 400, 21 का 21 में तो क्या हो जाएगा, 441 हो जाएगा, 441। यहाँ पर 400 का मान दिया गया है, 400 का मान कितना है, 2400। तो 441 का मान निकालना है, तो क्या हो जाएगा, 2400/400, 2400 बटे यहाँ पर क्या होगा 400 अगुणे 441। ठीक है, 4 छक 24, 6 का गुना करेंगे तो इकाई अंक 6 आएगा, सभी में है। तो 6 चौको 24 के 4 हासिल का 2, 6 चौको 24, 24 2 26, यानी 2646 इसका आंसर होगा। कितना होगा, 2646, 2646 ए ऑप्शन, 2646 यानी ए ऑप्शन इसका सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन लगाइए। देखिए अगर त्रिकोणमिति के सवाल आते हैं तो आपको त्रिकोणमिति अनुपात का मान याद होना चाहिए 90 तक, 0 से लेकर कम से कम 90 तक ही आपको याद रखने होते हैं। तो 90 तक आप इसका मान याद रख लेंगे तो सवाल आप आसानी से बना पाएंगे। ठीक है, देखिए अगर कहीं सवाल में अगर साइन वाइन आता है तो क्या करना है, यहाँ पर आपको यहाँ पर त्रिकोणमिति अनुपात यानी थीटा का मान अपने मन से ले लेना है, मान लेना है। यहाँ पर बोला गया है यहाँ कंडीशन की थीटा का जो मान है वह 0 से बड़ा है लेकिन 90 से छोटा है। तो आपको किसी एक को थीटा का मान लेना है। थीटा का मान हमेशा मान लीजिएगा 30, क्या मानेंगे 30 मान लीजिए। अगर साइन का सवाल में है तो आप थीटा का मान क्या मानेंगे, 30 मानेंगे। ठीक है, तो 30 मान लिए हैं। अगर 30 मान लिए, साइन 30 का मान क्या होता है, तो 1/2 होता है, 1/2 इंटू 1 प्लस काश 30 का मान करड़े में 3/2 ये होता है। काश 30 का मान क्या होता है, एक करड़े में 3/2 होता है। और बटे नीचे आइए 1 प्लस काश 30 का मान करड़े में 3/2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन 30 का मान 1/2 स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। ठीक है, और इंटू यहाँ से सेक 30 का मान क्या होता है सर, सेक 30 का मान क्या होता है, तो 2/करड़े में 3 होता है। क्या होता है, 2/करड़े में 3, 2/करड़े में यहाँ पर 3 हो जाएगा। और प्लस tan 30 का मान तो 1/करड़े में 3 होता है, tan 30 का मान 1/करड़े में 3। ठीक है, और अगले कोष्टक में 1 माइनस साइन 30 का मान 1/2। बस इसी को हल कर देंगे, हल करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर यहाँ से अगर आप हल करते हैं तो यहाँ से तो 1/2 बनेगा, 1/2 अंदर गुना कर रहे हैं ऊपर वाले का, और यहाँ से करने में 3/4 हो जाएगा। अब बटे नीचे क्या हो जाएगा, तो नीचे जब हल करेंगे भाई इसके बटे करके लघुत्तम ले लेंगे तो नीचे का लसागु यहाँ पर 4 आएगा, नीचे का लसागु क्या आएगा, 4 आएगा। और यहाँ से तो हो जाएगा 4 प्लस 2 करने में 3 माइनस का 1, और गुणे यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पर गुना करेंगे तो क्या होगा भाई, इसको पहले हल कर लेंगे तो यहाँ से 2 प्लस का 1 यानी 2 1 3 हो जाएगा। इसको 3 ही रखते हैं डायरेक्ट, जब हर बराबर होता है तो अंश जुट जाता है। तो यहाँ से 2 1 3, 3/करड़े में 3 होगा, और इंटू यहाँ से 2 1 कम 2, 2 में से 1 गया तो 1/2 हो जाएगा। ठीक है, यानी इधर क्या हो जाएगा 3
ऊपर का गुना ऊपर, नीचे का गुना नीचे, तो 3 एकम 3, यानी 3/2 करड़े में 3 होगा, 3/2 करड़े में 3, ठीक है, 3/2 करड़े में 3 हो जाएगा। इसको अगर हल करते हैं इधर वाले को, इसको, तो नीचे यहाँ पर 4 लसर लेंगे, 4 लसर ले लेंगे तो 2 दूनी 4, इधर हो जाएगा 2 प्लस का करड़े में 3, अब बटे नीचे जो है यहाँ पर 4 प्लस 2 करड़े में 2 माइनस 1/4 है। तो इसको जब आप नीचे से ऊपर करेंगे 4 तो चल जाएगा ऊपर, मैंने भाग से जब गुणा बदलेंगे 4 चल जाएगा ऊपर और ये हो जाएगा नीचे, तो 4 में से 1 गया तो 3 प्लस का 2 करड़े में यहाँ पर 3 होगा, ठीक है, ये बनेगा दोस्तों, यहाँ से बनेगा यही, है ना। बोलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी आप लोगों को? सॉरी, ये 3 है दोस्तों, करड़े में 3 यहाँ पर है, इसको 3 बना लेंगे भाई, ये 3 है ना, यहाँ पर 3 है, अब है ना, ठीक। चलिए अब यहाँ से और इसको यहाँ पर लिखवा करेंगे 3/2 करड़े में 3। अब जो कटने वाला अगर होगा तो उसको काट देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 4 से 4 कट जाएगा, यहाँ पर 4 से 4 कट जाएगा, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं दोस्तों, चलिए, और 4 से 4 कट जाएगा तो क्या बचेगा ऊपर, ऊपर यहाँ पर ऊपर क्या बचेगा भाई, अगर हम गुना करते हैं सबका तो 3 दूना 6 हो जाएगा भाई, ऊपर का गुना ऊपर, तो 3 दूना 6 प्लस 3 करड़े में 3 हो जाएगा, बटे नीचे अगर गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा भाई, 3 दूना 6, 6 करड़े में 3 हो जाएगा, और प्लस इधर गुना करेंगे 2 दूनी 4, 3 या 12 हो जाएगा, ठीक है। अगर नीचे से हम कॉमन ले लें, नीचे से अगर हम 6 कॉमन ले लेंगे तो 1/6 अगर कॉमन लेते हैं तो ऊपर तो क्या बचेगा यहाँ पर 6 प्लस 3 करड़े में 3, अब बटे इसको 6 कॉमन लिए हैं तो यहाँ 6 नहीं 2 कॉमन लीजिए दोस्तों, 2 कॉमन लीजिए, यहाँ पर नीचे से 2 कॉमन लीजिए, 2 लेंगे तो ऊपर वाला बन जाएगा सेम, 2 कॉमन लेंगे तो 2 छक्का 12 तो 6 हो जाएगा यहाँ पर, और 2 3 6 करड़े में 3। अगर यहाँ से नीचे से इसमें से अगर आप 2 कॉमन लेते हैं तो यहाँ से क्या हो जाएगा 6, और यहाँ 6 में से 2 निकलेगा 3, करड़े में 3 बनेगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं जो सेम बना है दोस्तों, अंश और हर सेम हो गया, कट जाएगा तो ये हो गया कितना 1/2 आ गया, 1/2, ठीक है। यानी थीटा का मान अगर 30 आप रखे हैं तो 1/2 आ रहा है। तो ऑप्शन को चेक कर लेना है किस ऑप्शन में अगर थीटा का मान 30 अंश रखेंगे तो 1/2 आएगा। भाई साइन 30 का मान क्या होता है 1/2 होता है, तो साइन में ही अगर साइन थीटा ही अगर रखेंगे 30 अंश तो 1/2 आएगा, तो इसका मतलब बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, साइन 30 अंश, साइन 30 अंश। तो यही इसको हमारे समझाने का मतलब यही था दोस्तों कि थीटा का जब मान लेकर लगाएंगे तो आसानी से बना पाएंगे। थोड़ा सा यहाँ पर कैलकुलेशन है हल्का फुल्का जो कि आप लोग कर पाएंगे आसानी से। अगर आपको अच्छा है समझ में आ गया है तो एक बार सभी लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों लाइक तो करते ही रहें, क्योंकि दोस्तों आपसे हम कुछ नहीं लेते हैं, कुछ मांगते भी नहीं हैं एक लाइक के सिवा। तो लाइक जरूर किया करिए, क्योंकि यह आपका जो लाइक है हमारे लिए मोटिवेशन होता है दोस्तों, कि आप लोगों का सपोर्ट मिल रहा है। और जब तक सपोर्ट मिलता रहेगा दोस्तों, मैं आप लोगों के बीच में ऐसा ही लाता रहूँगा, ऐसे ही आता रहूँगा, चीज़ों को समझाता रहूँगा, ठीक है। चलिए इस सवाल को बनाइए। 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। भाई घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है 6a²। 6a का मान क्या है सर यहाँ पर 5, तो 5 का स्क्वायर कर देंगे तो 6 × 5 का स्क्वायर 25, 25 छक्का 150, 25 छक्का 150 यानी 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पर दिया गया है, यही इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, बनाइए। यदि किन्हीं आंकड़ों की माध्यिका उसके बहुलक से 24.12 कम है तो आंकड़ों की माध्यिका उसके माध्य से अधिक होती है
उत्तर ज्ञात करने के लिए प्रयोग सिद्ध सूत्र का प्रयोग करें। देखिए दोस्तों, प्रयोग सिद्ध सूत्र क्या होता है इस बात को समझेंगे। यहाँ पर प्रयोग सिद्ध सूत्र ये होता है बहुलक बराबर 3 माध्यिका, माध्यिका को कैपिटल एम से लिख रहे हैं, माइनस 2 माध्य, ये फार्मूला होता है। इस फार्मूला को आप लोग याद रखेंगे। बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। इस सवाल में बोला जा रहा है कि जो माध्यिका है उसके बहुलक से किससे, बहुलक से 24.12 कम है। यहाँ पर जो माध्यिका है, माध्यिका जो है बहुलक से कितना कम है, 24.12। तो यहाँ पर घटा दीजिए, 24.12 यहाँ पर कम है। तो जब इसको इधर लेकर जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, यम माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यम प्लस 24.12 बराबर बी। यानी आप बहुलक की जगह इतना लिख सकते हैं, बहुलक की जगह इतना लिख सकते हैं। तो क्या लिख देंगे यहाँ पर, बहुलक की जगह 24 यम प्लस 24.12, यम प्लस 24.12, ठीक है, बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, ठीक है। अब यम को उधर लेकर जाएंगे तो यहाँ पर यम को जब उधर लेकर जाएंगे तो घट जाएगा, या फिर इसको उधर लेकर आएंगे, तो क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर 3 यम में से 1 यम घटेगा तो 2 यम हो जाएगा। यहाँ पर 2 कैपिटल यम माइनस 2 स्मॉल यम बराबर, उधर तो क्या बचेगा 24.12। अगर इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो जब 2 कॉमन लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर 2 कॉमन ले लेंगे तो कैपिटल एम यानी माध्यिका माइनस स्मॉल एम यानी माध्य बराबर 24.12। 2 से भाग करेंगे तो 12 दूनी 24, 2 छक्का 12, तो 12.6 आ रहा है ना। 12 कितना आ रहा है यहाँ पर, तो 6 आ रहा है दोस्तों। यहाँ पर 0 6 आएगा दोस्तों, क्योंकि अगर भाग देंगे 2 से भाग देंगे 1 में तो भाग जाएगा नहीं, 0 यहाँ पर लगाएंगे तब जाके 2 को उतारेंगे तो 0 6 आएगा, ठीक है। ये इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पर बोला गया है कि माध्यिका उसके माध्य से कितना अधिक है। भाई माध्यिका जो है माध्य से कितना अधिक है, दोनों का डिफरेंट कितना आ रहा है 12.06, 12.06। तो यहाँ पर 12.06 अधिक होगा, तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ए ऑप्शन। क्लियर है, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों जब आप 24 में 24.12 में भाग करेंगे आप 2 से, देखिए कितना होगा, 2 से करेंगे भाग तो 12 दूनी 24 कट जाएगा दशमलव। भाई 1 में भाग देना, 2 से भाग जाएगा नहीं, 0 लगाएंगे यहाँ पर तब जाके 2 उतारेंगे, ठीक है। तो 2 छक्का 12, तो 12.06 आएगा, ठीक है, 12.06 यानी ए ऑप्शन इसका सही है। इस सवाल को लगाइए। एक थैली में 2 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये के सिक्के 5, 7, 8 के अनुपात में हैं, जिनका कुल मूल्य 1250 रुपये है। थैली में 5 रुपये के सिक्कों की संख्या बताइए। भाई थैली में किसके किसके सिक्के हैं, यहाँ पर थैली में यहाँ पर 2 रुपये का सिक्का है, 5 रुपये का सिक्का है और 10 रुपये का सिक्का है। किस अनुपात में है, तो अनुपात भी यहाँ पर दिया गया है, 5, 7 और 8 के अनुपात में यहाँ पर सिक्का दिया गया है। ये सब रुपये हैं, है ना, ये रुपया है। 5 रुपया 10 रुपया का सिक्का यहाँ पर, 5 रुपया 10 रुपया 2 रुपये का सिक्का यहाँ पर है। भाई 2 रुपये का जो सिक्का है वह 5 ठी है, यानी कितना यहाँ पर हो जाएगा टोटल, 5 दूनी 10 यहाँ से हो गया, ठीक है। और 5 रुपये का सिक्का 7 है, 7 पच्चे 35 यहाँ पर अनुपात हो गया, 35 अनुपात यहाँ हो गया, 8 दयम 80 अनुपात यहाँ पर हो गया। तो टोटल ये तो मूल्य हो गया, मूल्य अनुपात आ गया है, मूल्य का क्या है, अनुपात है। तो कितना जाएगा यहाँ पर 5, 8, 3, 11, 1, 12 यानी 125 हो जाएगा। तो 125 टोटल यहाँ पर मूल्य है अनुपात में। तो कितना मूल्य है टोटल, 1250 है यहाँ पर, तो 1250 के बराबर है। तो एक अनुपात का मान निकालेंगे तो 5 एक बार में कट जाएगा तो हो जाएगा 10। एक अनुपात का मान 10 है। आपसे पूछा गया 5 रुपये के सिक्कों की संख्या बताइए। सर 5 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है, 7 अनुपात। तो एक का मान 10 है तो 7 का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा 70, 7 का मान यहाँ पर 70, ठीक है।
तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। चलिए इस सवाल को लगाइए। देखिए ये बोर्ड मास वाले प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, तो इसको तो आप लोग लगा लेंगे। बोलिए, इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, इसको यहाँ पर लगाइए। दो पूरक कोणों के मापों का अंतर 24 डिग्री है, बड़े कोण का माप ज्ञात कीजिए। भाई जो पूरक कोण होते हैं सर, यहाँ पर जो पूरक कोण होते हैं, दो पूरक कोणों का योग 90 डिग्री होता है। तो मान लेते हैं पहला कोण, दूसरा कोण ए बी मान लेते हैं, तो इनका सम जो होगा ये 90 डिग्री हो जाएगा। पूरक कोण हैं, दो पूरक कोण वही होते हैं जिनका योगफल 90 डिग्री बनता है। तो पहला ए है कोण, दूसरा बी है, तो इसका योगफल क्या हो जाएगा 90, और इसका अंतर भी दिया गया है, यानी a माइनस बी भी दिया गया है। तो a माइनस बी कितना है 24 दिया गया है। आपसे पूछा गया बड़े कोण का माप बताइए, बड़ा कोण क्या है a है, तो a का मान ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे आप दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे, तो 90 और 24 जोड़ेंगे तो 114 हो जाएगा। 114 का आधा कर देंगे तो 2 5 10, 2 7 14 यानी 57 डिग्री। 57 डिग्री इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, ठीक। 57 डिग्री इसका सही जवाब हो जाएगा। कोई दिक्कत है दोस्तों बताइए। चलिए अगला प्रश्न है, इसको लगाइए। इस सवाल का उत्तर आप सभी लोग कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए क्या होगा। एक बंद घनाकार बॉक्स की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 2.5 मीटर, 2 मीटर और 90 सेंटीमीटर है। इस बॉक्स की पूरी तरह से ढकने के लिए आवश्यक कैनवास की लागत क्या होगी यदि कैनवास का मूल्य 80 रुपये प्रति वर्ग मीटर है। देखिए भाई एक बॉक्स है जो कि कैसा है, घनाकार है। अच्छा घनाकार बॉक्स है तो बॉक्स कैसा होगा, बॉक्स कुछ इस प्रकार से होगा। यहाँ पर मैं बना रहा हूँ दोस्तों, गौर कीजिएगा। ये बॉक्स है ना भाई, ये क्या है, तो यही बॉक्स है, ये घनाकार बॉक्स है। इस प्रकार से यहाँ पर बॉक्स है ना। अब इस बॉक्स को पूरा ढकना है, तो पूरा कवर करना है चारों दिशाओं से, हर एक क्षेत्र से, ऊपर नीचे दाएं बाएं हर जगह से इसको कवर करना है। मतलब इसको जब ऐसे समझिए, जब आप जन्मदिन होता है किसी का तो आप गिफ्ट करते हैं किसी को, तो उसको पैक करते हैं। तो पैक कैसे करते हैं, पूरा चारों तरफ से पैक होता है, पूरा ढक जाता है। तो वही यहाँ पर भी उसी को बोलते हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या बोलते हैं, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं, ठीक है। तो इसका आप कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखेंगे। देखिए भाई कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो ये होता है 2 × LB प्लस BH प्लस HL, ये होता है घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ से रखेंगे भाई मान 2 L × B, लंबाई 2.5 है और चौड़ाई क्या है 2 है, तो 2.5 दूना 5 हो जाएगा यहाँ पर 5 प्लस B × H यानी 5, 90 सेंटीमीटर है, मीटर में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 से भाग करेंगे 0.9 हो जाएगा, तो 9 दूनी 18 यानी 1.8 यहाँ पर हो जाएगा। प्लस HL, H क्या हो जाएगा 0.9, L क्या है यहाँ पर 2.5 है, ठीक है। तो 9 में 2.5 का गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, गुना करिए 5 9 45 के 5, 5 9 45 के 5 हासिल का 4, अब 9 दूनी 18 4 22, दशमलव कितने स्थान पर 2 स्थान में, तो यहाँ पर 2.25 हो जाएगा, है ना। अच्छा अब यहाँ पर 0.2 स्थान अधिकतम है तो इसका भी 0 बना के 2 स्थान बना लेंगे, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 गुना में इधर 5 होगा और 8 2 10 की 0 हासिल का 1 होगा, 2 1 3 3 5 8 और 1 9 यानी 905 हो जाएगा, मतलब 9.05 हो जाएगा। 2 से गुना करेंगे अगर आप, इसमें 2 से अगर गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 5 10 की 0 हासिल का 1, अब फिर यहाँ से 1 हो जाएगा, 2 9 18, 2 9 18 है ना। दशमलव कितने स्थान पर, 2 स्थान पर, यहाँ पर दशमलव लगा देंगे। ये हो गया इसका क्षेत्रफल, और हर एक वर्ग सेंटीमीटर
का जो पैसा लगना है, मूल्य है, वो क्या है 80 है। तो इतने वर्ग क्षेत्रफल का टोटल खर्चा कितना आ जाएगा, 80 से यहाँ पर गुना कर देंगे। 80 से गुना करेंगे तो 2 जीरो यहाँ पर आ जाएगा, 8 एकम 8 आ जाएगा यहाँ पर, और 8 अठाई 64 के 4 हासिल का 6, 8 एकम 8 6 14, 0.2 स्थान पर यहाँ पर लग जाएगा, यानी 1448 रुपये टोटल इसका खर्चा आ जाएगा। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 1448 रुपये। बात क्लियर है, समझ में आया दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है, इसको बनाइए। और अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया दोस्तों, तो लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए इस सवाल में बोला गया है, एक पेट्रोल की मूल्य प्रति लीटर में 52% की वृद्धि होती है, इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए ताकि उस पर होने वाले व्यय में केवल 14% की वृद्धि हो। व्यय में कितने परसेंट की वृद्धि करना चाहता है, केवल और केवल 14% का वृद्धि होना चाहता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर व्यय बराबर क्या होता है, व्यय यानी खर्चा बराबर क्या होता है, मूल्य गुणे खपत, मूल्य गुणे खपत होता है। चलिए हमको यहाँ पर क्या निकालना है, हमें यहाँ पर क्या बोला गया है, इसकी खपत में कितने परसेंट की कमी करनी पड़ेगी, यानी खपत आपको निकालना है। खपत निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे, यहाँ पर खपत के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर खपत बराबर क्या हो जाएगा, व्यय बटे मूल्य, व्यय बटे मूल्य हो जाएगा, है ना। तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है, व्यय बटे मूल्य करना है। तो यहाँ पर बोला गया है ताकि उस पर होने वाले व्यय में 14% की कमी हो। तब यहाँ से हल करते हैं। अगर मानते हैं सर यहाँ पर व्यय जो है 100 था पहले, अब 14% की वृद्धि हो, सॉरी कमी नहीं वृद्धि हो, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 114 हो जाएगा। ये तो व्यय हो गया, बटे यहाँ पर ये तो अनुपात है, सब अनुपात है। मूल्य में क्या है, यहाँ पर 52% की वृद्धि हुई है। तो पहले यहाँ पर मूल्य क्या था, 100 था, अब क्या हो गया है, अब यही जो है यहाँ पर 152 हो गया है, क्योंकि 52% वृद्धि हुआ, 152 यहाँ से हो गया, है ना। चलिए इसका अनुपात निकाल देना है, अनुपात निकालेंगे 100 से 100 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या, एक इसका गुना इधर कर देंगे तो 152 बटे 100 यहाँ पर 14 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ से काटेंगे ग्राफ 2 से, तो 2 7 14, 2 छक्का 12, 2 से काटेंगे तो 2 5 10, 2 7 14, कितने की यहाँ पर कमी होगी दोस्तों खपत में। खपत पहले यहाँ पर 76 हो रहा था, अब कितना हो रहा है 57। कितने की कमी होगी, 16 में से 7 गया तो 9 7 16, ठीक है। और यहाँ पर 6 में से 5 गया तो 1 बचेगा, बटे 76 गुणे 100, 19 चौक 76, 4 से काटेंगे 25 चौका 100। तो इसके खपत में कितने परसेंट की कमी होनी चाहिए, तो 25% की यहाँ पर कमी होनी चाहिए दोस्तों, 25% की कमी होनी चाहिए। तो बी ऑप्शन इसका सही है ना। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न करिए इसको। यहाँ पर क्या दिया गया है भाई, अच्छा इस सवाल को आप लोग बना पाएंगे। यहाँ पर एक सही सवाल, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ सही से, है ना। सवाल यहाँ पर सर लिख दे रहा हूँ मैं, एक सही 2/3 है, एक सही 2/3 प्लस 2 सही 1/2 गुणे 2/3 में भाग करना किससे, तो 5 माइनस 4 सही 1/2 प्लस 3/2 से। तो इसका आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, इसको लगाइए। और जो भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क में दे रहा हूं सर, तो आप लोग उस सवाल को जरूर लगाइएगा, ठीक है। आंसर भी कमेंट करके बताएंगे क्या होगा उसका उत्तर। इसका उत्तर आप लोग बताइए क्या होगा। ए और बी अकेले एक किसी कार्य को 30 दिन और 40 दिन में कर सकते हैं। अच्छा यहाँ पर ए और बी है, अगर ए की बात करें, ए अकेले काम कर सकता है 30 दिन में, बी अकेले कार्य कर सकता है 40 दिन में, ठीक है। यदि वे एकांतर दिनों में कार्य करते हैं और पहले दिन बी शुरू करता है तो
कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। भाई सबसे पहले टोटल कार्य निकाल लेंगे हम यहाँ पर। टोटल कार्य क्या हो जाएगा यहाँ से, टोटल कार्य यहाँ पर क्या होगा, तो टोटल कार्य दोनों का एलसीएम 30 और 40 का लघुत्तम क्या हो जाएगा 120। 3 चौक 12, 40 4 बार में, 4 3 12 3 बार में। अब यहाँ पर एकांतर कार्य करते हैं, पहले बी शुरू करता है, तो बी आया पहले दिन, दूसरे दिन आया ए, तो 2 दिन में कितने काम हो गए, यहाँ पर 2 दिन हो गया, और 2 दिन में काम कितने हो पाए हैं, तो 3 + 4 यानी 7 काम। 2 दिन में कितने काम हुए हैं सर, तो 2 दिन में यहाँ पर 7 काम हुए हैं। हमें काम कितने करने हैं 120, तो आप 120 के पास पहुँचेंगे तो 120 में 7 से भाग कर दें, 7 एक कम 7 और 5 बचेगा, 7 7 49, यानी 17 7 119, यानी हम अगर इसमें 17 से गुना कर दें तो 17 7 119 हो जाएगा, 119, 17 7 119, यानी 119 काम हो जाएगा। 17 साइकिल हो गया, यहाँ भी 17 से गुना कर देंगे, 17 दूना 34, 17 साइकिल पूरा हो रहा है। 17 साइकिल होने का मतलब 17 दूना 34 दिन हो गया, और 34 दिन में 119 काम हो गया। हमें काम करना है 120। अब अगले दिन जो है, एक 17 साइकिल पूरा हो गया, अगला दिन फिर शुरुआत करेगा बी। अब बी आएगा तो बी क्या करेगा, भाई बी की क्षमता तो 4 है, लेकिन हमें काम कितना करना है, मात्र अभी एक ही काम बचा है। तो बी जब आएगा तो वह 3 की क्षमता से काम करेगा, लेकिन 3 की क्षमता से काम करेगा तो कितना काम करना है उसको 1, तो अपनी क्षमता से वह 1 काम करेगा, यानी 1/3 काम करेगा, काम हो जाएगा पूरा। तो 1/3 यहाँ पर जोड़े हैं तो 1/3 यहाँ भी जोड़े देंगे, तो ये हो जाएगा 34 सही 1/3 दिन। 34 सही 1/3 दिन यहाँ पर देखिए, ये जो है सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ठीक है, ये इसका सही उत्तर है। समझ में आया है दोस्तों, तो एक बार लाइक जरूर करिएगा। एक बार सभी लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को सवाल समझ में आया यह। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18 करिए इसको। 4 पेन और 3 नोटबुक का मूल्य 150 रुपये, 5 नोटबुक का मूल्य 6 पेन के मूल्य से 41 रुपये अधिक है, तो 3 पेन और 2 नोटबुक का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है कि 4 पेन है, 4 क्या है पेन है, और प्लस 3 क्या है नोटबुक है, 3 क्या है तो नोटबुक है। इसका मूल्य कितना है तो 150 रुपये है, यहाँ पर दिया गया है। ये समीकरण नंबर 1 है, समीकरण नंबर यह 1 हो गया। आगे बोला गया कि 5 नोटबुक 5 नोटबुक का जो मूल्य है वह 6 पेन के मूल्य से 6 पेन के मूल्य से 41 अधिक है, 41 यहाँ पर अधिक है ना। तो अगर हम 6p को लेकर जाएंगे तो ये माइनस का 6p हो जाएगा, माइनस का 6p और प्लस का 5n बराबर इधर बचेगा 41। ठीक, ये समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2 हम एक जगह लिख लेते हैं, समीकरण 1 और 2 को। समीकरण 1 क्या है तो 4p है, और ये प्लस का 3n हो जाएगा, 3n और बराबर 150। दूसरा समीकरण पहला समीकरण। ठीक, ये दूसरा समीकरण हो गया और ये पहला समीकरण। अगर p का मान निकालना है, p का मान निकालेंगे तो p वाले को ढक लेंगे, p वाले को ढक लेंगे इसको, बाकी जो बचे इसका तिर्यक गुना कर देंगे। 150 का गुना 5 में करेंगे तो 15 5 75, 15 5 75 हो जाएगा, यानी 750 माइनस 41 का गुना 3 में, तो यहाँ पर 3 3 चौको 12। ठीक है, बटे 150 और 41 को ढकेंगे, बाकी जो बच रहा है गुना करेंगे, तो यानी 6 का गुना क्या करना है 3 में, तो 6 3 18, माइनस का 18 आ जाएगा यहाँ पर, और 5 चौको 20 आ जाएगा। तो 20 में से 18 घटाएंगे तो प्लस हो जाएगा यहाँ पर, तो 20 प्लस 18 यानी 38 हो जाएगा यहाँ से। ठीक, 38 यहाँ से हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर भाग देंगे, यहाँ पर घटाइए पहले, 10 में से 3 गया तो बचेगा यहाँ पर 7, और 2 में से 2 गया तो बचेगा 2,
और 7 में से 1 गया तो 6 बचेगा, यानी 627 हो जाएगा यहाँ पर। 627 बटे यहाँ पर 38। एक यहाँ पर पेन का मूल्य निकल गया, उसी प्रकार आप यहाँ से एक नोटबुक का मान निकाल लेंगे। यहाँ से एन का मान निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, एन का मान निकालेंगे तो एन वाले को ढकेंगे, तो 150 का गुना 6 में करेंगे तो 15 6 का 90, यानी 900 हो जाएगा। माइनस का 900 होगा, और माइनस का 900, 41 का गुना 4 में करेंगे, 4 चौको 16, यानी 164 हो जाएगा। तो 164 अब प्लस 900 बटे 38 बटे यहाँ पर 38 हो जाएगा। तो इसको आप जोड़ेंगे तो यहाँ से 4 6 9 1 10, 1064 बटे 38। अगर आप इसको काट के छोटा करेंगे दोस्तों, अगर इसको काटेंगे 38 से, तो इसको आप डिवाइड करिए। पहले आप इसको डिवाइड कर लीजिए सर 19 से, तो 19 दूना 38, 19 तियाँ 57, अरे 57 हो गया, 5 बचेगा, फिर 19 तियाँ 57, 2 से भाग देंगे यहाँ पर, तो 16 दूना 32, 16.5 बार में यहाँ पर चला जाएगा, ठीक है ना। यानी एक पेन का जो मूल्य है 16.5 रुपये आ गए। कितने आ गए, 16.5 रुपये। यहाँ पर भी भाग देंगे, अगर आप यहाँ पर भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा सर, यहाँ पर आप भाग दे दीजिए, यहाँ पर 2 से भाग करिए तो 19 दूना 38, 19 बार में जाएगा यहाँ से, और यहाँ पर भाग देंगे 2 से, 2 5 10, 2 5 10, और 2 5 10 हो जाएगा, 2 3 6, 2 2 4। 19 से भाग करेंगे दोस्तों, 19 दूना 38, 19 दूना 38, 38 बचेगा यहाँ पर 8 15, 15 हो जाएगा 152, 19 8 152, 8 बार में चला जाएगा। यानी एक नोटबुक का मूल्य कितना हो गया, 28। हमें 3 पेन का मान निकालना है। एक पेन का मान अगर 16.5 है, तो 3 पेन का मान क्या हो जाएगा, 16.5 गुणे 3, बोलिए होगा कि नहीं होगा, प्लस एक नोटबुक का मूल्य कितना है, 28 रुपये है। एक नोटबुक का मूल्य क्या है, 28 रुपये है। 2 नोटबुक का मूल्य क्या हो जाएगा, 2 से गुना कर देंगे यहाँ पर, तो यहाँ से 3 5 15 के 5 हासिल का 1, 16 3 48, 1 49 हो जाएगा, 49.5 यहाँ पर आ जाएगा, 49.5 यहाँ से आ जाएगा। 28 दूना 56 यहाँ से आ जाएगा। सबको जोड़ेंगे 10.5, और 9 6 15 के 5 हासिल का 1, 5 4 9 और 1 10, यानी 105.5 रुपये आ जाएंगे। 105.5, यानी ऑप्शन की बात करें हम लोग तो डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, 105.5। बात क्लियर है, समझ में आया है दोस्तों। देखिए ये तरीका जो हमने बताया, ये शॉर्टकट तरीका होता है। डायरेक्ट आप यहाँ से पी और एन का मान निकाल सकते हैं, यानी पेन और मूल्य, एक पेन का मूल्य और एक नोटबुक का मूल्य डायरेक्ट निकाल सकते हैं, जो तरीका भी हमने आप लोगों को बताया है, समझाया है, ठीक है। चलिए, अगर एक बार नहीं समझे हैं, दोबारा देखिए, तिबारा देखिए दोस्तों, लेकिन समझने का प्रयास करिए, सबसे बेस्ट तरीका है, ठीक है। अगला प्रश्न आइए आपके स्क्रीन पर। अगला जो क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 19, बेहतरीन सा क्वेश्चन है दोस्तों, इसको करके बताएंगे सभी लोग। एक विद्यालय में 6 विद्यार्थियों की लंबाइयाँ 160 सेंटीमीटर, 175 सेंटीमीटर, 142 सेंटीमीटर, 136 सेंटीमीटर, 148 सेंटीमीटर और 182 सेंटीमीटर है। उनकी लंबाइयों का माध्य ज्ञात कीजिए। 2 दशमलव स्थान तक पूर्णांकित करना है। भाई माध्य का फार्मूला, माध्य कैसे निकालते हैं, कुल आंकड़ों का योग बटे कुल आंकड़ों की संख्या। तो सबका योग करेंगे तो 160 प्लस 175 प्लस 142 प्लस 136 प्लस 148 प्लस यहाँ पर 182 भी है, बटे कुल आंकड़ों की संख्या। कितने आंकड़े हैं भाई, यहाँ पर 6 विद्यार्थी हैं, 6 आंकड़े हैं, यहाँ पर 6 से भाग कर देंगे। सबको जोड़ेंगे अगर आप, 8 2 10, 6 16, 2 18, 5 23 के 3 हासिल का हो जाएगा यहाँ पर 2,
8 2 10 4 14 14 3 17 17 17 और 17 4 21 21 और 7 28 28 6 हो जाएगा यहाँ पर 34 के 4 हासिल का यहाँ पर 3 1 2 3 4 5 6 3 9 यानी 943 बटे यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। 943 बटे 6 भाग कर दीजिए भाई 6 से भाग करेंगे तो 6 एकम 6 बचेगा यहाँ पर 3 6 5 30 बचेगा यहाँ पर 4 6 7 42 बचेगा यहाँ पर 1 दशमलव लगा देंगे हो जाएगा 10 6 कम 6 4 बचेगा और हो जाएगा 40 6 छवा के 36 यही आएगा दोस्तों। फिर 4 बचेगा 6 छवा के 36 बार बार 6 आ रहा है तो आप क्या करेंगे यहाँ पर इसमें आप क्या करिए 1 बढ़ा देंगे 7 कर देंगे तो 157.17 इसका सही उत्तर होगा। 157.17 सेंटीमीटर यानी पहला ऑप्शन। ठीक है। माध्य बताने के लिए क्या करते हैं सभी आंकड़ों का योग करेंगे और सभी आंकड़ों की संख्या से भाग कर देंगे निकल जाएगा। अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न जो है आपके सामने लगाइए। ए बी सी मिलकर एक निश्चित कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी और सी मिलकर उसी कार्य को 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी ए से 25% अधिक कुशल है। ए बी और सी एक साथ मिलकर 30 दिन तक कार्य करते हैं तो बी शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। देखिए भाई यहाँ पर 3 लोग हैं ए बी सी, ए बी और सी 3 लोग हैं। एक निश्चित कार्य को ये लोग क्या करते हैं 40 दिन में पूरा कर देते हैं। ठीक है। ए प्लस का बी प्लस सी ये तीनों लोग मिलके जब काम को करते हैं तो एक निश्चित कार्य को क्या करते हैं 40 दिन में पूरा कर देते हैं। बी और सी जो है बी और सी मिलके कार्य करते हैं तो उसी कार्य को ये लोग 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है। आगे इसका क्या कर दीजिए आप लोग, इसका कर दीजिए टोटल काम निकालेंगे सबसे पहले। तो टोटल कार्य क्या हो जाएगा दोनों का लघुत्तम तो 120 इसका लसव आएगा। 4 3 12 3 6 दूनी 12 2। आगे एक लाइन बोला गया कि बी ए से 25% अधिक कुशल है। भाई ए और बी हैं, ए और बी अनुपात क्या हो जाएगा बी ए से 25% ज़्यादा। अगर 25% का मतलब 1/4। अगर ए का क्षमता अगर 4 है तो बी की क्षमता 1 ज़्यादा यानी 5 हो जाएगी। हो जाएगा यहाँ पर बोलिए होगा कि नहीं होगा। इसमें कोई दिक्कत की बात है? कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है। आगे बोला गया कि ए बी और सी एक साथ तीनों मिलकर 30 दिन तक कार्य करते हैं। अच्छा जब तीनों मिलकर कार्य करेंगे 3 की क्षमता से तो 3 की क्षमता से जब तीनों मिलकर काम करेंगे 30 दिन तक तो कितना काम कर देंगे यहाँ पर 30 3 90 कार्य यहाँ पर कर देंगे। 90 कार्य तो कर दिए हैं। टोटल कार्य कितना था 120, इसमें से 90 कार्य हो गया है तो कितना काम अभी बचा है 9 3 12 अभी भी 30 काम शेष बचा है। 30 काम यहाँ पर शेष बचा है। तो आगे बोला गया बी अकेले शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो बी अकेले उस शेष कार्य यानी 30 कार्य को कितना दिन में करेगा। तो सबसे पहले हमें बी की क्षमता पता करना है। अब देखिए ये 5 जो है बी की क्षमता नहीं है, यह अनुपात है 5। यह क्या है अनुपात है। यहाँ से गौर करेंगे, यहाँ पर गौर करेंगे भाई अगर तीनों की क्षमता क्या है ए बी सी की क्षमता यहाँ पर 3 है, बी और सी की क्षमता केवल 2 है तो बताइए ए की क्षमता कितनी हो जाएगी। तो सर ए की क्षमता तो 1 हो जाएगा, ए की क्षमता 1 हो जाएगा यानी 4 अनुपात का मान कितना है यहाँ पर 4 अनुपात का मान यहाँ पर कितना है। तो सर आप कहेंगे 4 अनुपात का मान ही कितना है 1 है। अगर 4 अनुपात देखिए ए की क्षमता का अनुपात क्या है 4 है ये अनुपात है, लेकिन ए की क्षमता कितनी आएगी सर 1 आएगा क्योंकि बी की क्षमता क्या है बी प्लस सी की क्षमता 2 है। बी प्लस सी की क्षमता अगर 2 है तो ए की क्षमता 1 हो जाएगी। तो ए की वास्तविक क्षमता 1 है और अनुपात में 4 है तो 4 अनुपात का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। 4 अनुपात का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। 4 अनुपात का मान अगर 1 है तो बी की क्षमता निकाल देंगे तो 5 अनुपात का मान निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा 1/4 गुणे 5 1/4 गुणे 5। बताइए अब ये जो है यह बी की क्षमता है। बी की क्षमता कितनी आ गई
तो 5/4 आ गई। तो भाई अभी हमें काम कितना करना है, शेष कार्य 30। किस क्षमता से कार्य करना है, 5/4 की क्षमता से कार्य करना है। ये 4 तो चल जाएगा ऊपर, 4 चल जाएगा ऊपर, 5 से काटेंगे, 5 × 30 और 6 × 24 दिन। तो यहाँ पर 24 दिन लग जाएगा बी को शेष कार्य को समाप्त करने में। तो कौन सा ऑप्शन सही है भाई, 24 दिन, यानी बी ऑप्शन सही है। ठीक है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है 24 दिन। इसमें कोई दिक्कत परेशानी है तो बताइए। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपके सामने, प्रश्न नंबर 21 बनाइए जल्दी से। अगला जो प्रश्न दिया गया है दोस्तों, इस सवाल में बोला जा रहा है कि एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। भाई यहाँ पर एक समचतुर्भुज इस प्रकार से है, यह एक समचतुर्भुज है। थोड़ा इसको और बड़ा बनाते हैं समझाने के लिए हमें। चलिए, यह एक क्या है दोस्तों, तो यह एक समचतुर्भुज है। ठीक है, देखिए गौर से, ये एक समचतुर्भुज है। इसके विकर्ण की लंबाई, अगर एक विकर्ण ये है, इसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर है और एक विकर्ण ये है, इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर। अगर ये पूरा 16 सेंटीमीटर है तो आधा ये क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अगर है पूरा 12 सेंटीमीटर है, अगर यह पूरा 12 सेंटीमीटर है तो आधा ये क्या हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। जब कोई समचतुर्भुज है, उसके दो विकर्ण एक दूसरे को यहाँ पर 90 डिग्री पर काटते हैं, 90 डिग्री पर यहाँ पर काटेंगे। ठीक है, इंटरसेक्ट करते हैं, 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, तो जब ये 90 डिग्री प्रतिच्छेद कर रहे हैं दोस्तों, तो इसका मतलब यहाँ पर जो त्रिभुज बनता है, ये वाला, ये जो त्रिभुज बनेगा, यहाँ पर समकोण त्रिभुज बनेगा। और समकोण त्रिभुज बनेगा तो यह जो भुजा है, ये जो भुजा है, इसकी कर्ण हो जाएगी दोस्तों, कर्ण। तो यहाँ पर आप ट्रिपलेट लगा देंगे, 3 4 5 का ट्रिपलेट लगेगा, 3 4 5 का। देखिए कैसे भाई, 3 का 2 गुना यहाँ पर है, 3 का 2 गुना किया गया है तो 6 आया है। इसका भी 2 गुना किया गया है तो कितना आया है, 8 आया है। तो इसका भी 2 गुना कर देंगे, 5 का भी 2 गुना कर देंगे यहाँ पर, तो 5 का 2 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 5 का 2 गुना 10, तो ये जो भुजा होगी दोस्तों, ये 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है, 10 सेंटीमीटर। यहाँ ट्रिपलेट काम कर जाएगा दोस्तों। ठीक है, बोलिए। चलिए अगला प्रश्न, इसको लगाइए जल्दी से। एक डीलर 600 रुपये प्रत्येक के मूल्य पर 2 वस्तुएं X और Y खरीदता है। वह उनमें से प्रत्येक पर सामान्य मूल्य अंकित करता है, सामान्य मूल्य अंकित करता है। वह X को 25% और 15% की 2 क्रमिक छूट देकर बेचता है। वह फिर भी 216 रुपये का लाभ अर्जित करता है। यदि वह Y को 46% की एकल छूट पर बेचता है तो Y पर मिलने वाला प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, Y पर क्या लाभ मिलता है। पहले नंबर यहाँ पर 2 वस्तुएं खरीदा गया है, एक वस्तु X को खरीदा और एक वस्तु यहाँ पर Y को खरीदा है। एक वस्तु X है और एक वस्तु Y है। अब प्रत्येक वस्तु को वह 600 रुपये में खरीदा, X को भी 600 रुपये में खरीदा है और Y को भी उसने 600 रुपये में खरीदा है। लेकिन यहाँ पर X को 2 क्रमिक छूट देता है, 25% और 15%। तो 25% और 15% का एकल छूट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 25 + 15 - 25 × 15 बटे 100। 25 और 15 यहाँ से हो जाएगा 40, 15 × 5 = 75 के 5 हासिल का 7, 15 × 30 = 7 37। 100 से भाग करेंगे 0.2 स्थान पर, यानी 40 में से आपको क्या करना है, 3.75 घटा देना है। तो आप क्या करिए, 4 घटा दीजिए यहाँ पर, तो क्या बच जाएगा, यहाँ पर 4 घटा देंगे तो 36 बचेगा। क्या बचेगा, 36। लेकिन आपको 36 से यहाँ पर घटाना नहीं, 4 नहीं घटाना था दोस्तों, 3.75 आपने 25.25 ज़्यादा घटा दिया है, 0.25 यहाँ पर जोड़ देंगे। यानी X को 36.25% की छूट देता है। डिस्काउंट कितना देता है यहाँ पर, डिस्काउंट जो है वह 36.25 देता है। इसका मतलब उसको कितने परसेंट पर बेचता है, कितने परसेंट पर बेचेगा भाई, 100 में से घटा दीजिए तो 63.75 आएगा। 63.75% पर X को बेचता है।
ठीक है। यक्स को और फिर भी उसे क्या होता है 16% का लाभ होता है, फिर भी उसको क्या होता है 16% का लाभ हो जाता है। अच्छा ठीक है, आगे बोला गया है कि यदि वह वाई को 46% की एकल छूट पर बेच रहा है। अच्छा 46% वाई पर छूट देता है, इसका मतलब कितना में बेचता है सर? वो 54% पर बेचता है, 54% पर बेच रहा है वाई को। अब यहाँ पर यक्स की बात किया जाए, यक्स को 63.75% पर बेच रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी उसको 216 रुपये का लाभ होता है। खरीदा कितने में? 600 में खरीदा है, 216 का लाभ हो रहा है। इसका मतलब बेच कितने में रहा है? तो 816 में बेच रहा है, यानी 63.75% बराबर 816 हो जाएगा। हमें क्या निकालना है? 54% का मान, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है तो y पर मिलने वाला प्रतिशत लाभ बताइए। तो पहले ही चेक करेंगे y को बेच कितने में रहा है, तो y को बेच रहा है 54% पर, 54% का मान निकालेंगे। यहाँ पर 54% का मान यहाँ से निकालेंगे तो ये हो जाएगा 816 बटे 63.75 गुणे 54। ठीक है, चलिए काटिए। यहाँ पर दशमलव हटाएंगे, ऊपर 2 जीरो यहाँ पर लगा देंगे, ऊपर 2 जीरो लगा देंगे यहाँ से। अगर आप इसको 3 से काटते हैं दोस्तों, अगर 3 से काटेंगे तो 18 3 54, 18 बार में ये कट जाएगा। 3 से काटेंगे यहाँ पर, अगर इसको 3 से काटेंगे अगर, तो कितनी बार में जाएगा भाई? बोलिए। 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 हो जाएगा। यहाँ से 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 3 पाँचे 15, है ना? 3 पाँचे 15। अगर आप इसको, अगर आप 5 से काटते हैं तो 5 3 15, 5 चौको 20, नहीं, इसको पहले दोस्तों आप 17 से काटिए, 17 से काटना आसान होगा। ठीक है, 17 से काटेंगे तो 17 से पहले काटिए, 17 से भाग दीजिए दोस्तों, 17 से भाग दीजिए। अगर 17 से भाग देते हैं तो ये 17 से भाग देंगे तो 17 तियाँ 51, 17 तियाँ 51, 17 साते 119 और 17 पाँचे 85। ठीक है, यानी इतनी बार में कटेगा। 17 से इसको भाग देंगे तो 17 चौको 68, 17 चौको 68, 68 हो जाएगा यहाँ पर। और कितनी बार जाएगा भाई? भाई 17 चौको 68, 81 में से आप 68 घटाएंगे तो क्या बचेगा? यहाँ से 11 में से 8 गया तो 3 बचेगा, और यहाँ से 1। ठीक है, और 6 उतारेंगे 136 हो जाएगा। 17 8 136, 17 8 136, यानी 8 बार में जाएगा तो हो जाएगा यहाँ 8400। ठीक है, अभी आप इसको डिवाइड करिए किससे? इसको काट दीजिए आप, इसको किससे काट देंगे दोस्तों बताइए? इसको क्या करिए, इसको आप काट दीजिए ना, यहाँ पर 3 से काटिए तो 3 एक कम 3, 3 एक कम 3 और 3 दूनी 6, 3 पाँचे 15। 3 से काटेंगे इसको तो 18 3 54, है ना? इसको आप काटिए 25 से तो 25 पाँचे 125, इसको लिख सकते हैं 25 चौका 100, इसको लिख सकते हैं मतलब 48 गुना 4। ठीक है, 48 गुना 4 लिख सकते हैं। अब इसका कर दीजिए गुना दोस्तों, इसका गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? गुणा करिए भाई। तो 8 4 8 32 के 2 हासिल का 3 और 4 चौको 16 3 19, 192 में गुना करना है 18 से। ठीक है, 192 में गुना किससे करना है? 18 से। तो 8 दूनी 16 के 6 हासिल का 1, 8 9 72 1 73 के 3 हासिल का 7 और 8 एकम 8 7 15 और यहाँ से 2 9 1, यानी 6 7 3 10 के 0 हासिल का 1, 9 5 14 1 15 और 1 1 2 1 3। अब बटे यहाँ पर 5 भी करना है तो 5 6 30, 5 7 35,
यहाँ पर दोस्तों गलती हो गई जोड़ने पर, इसको सही कर लेंगे, यहाँ पर इसको सही कर लेंगे। यहाँ से क्या हो जाएगा, 6 होगा, इस 3 है दोस्तों, 3 2 5 हो जाएगा, ठीक है, 3 2 5 और 9 5 14 के 4 हासिल का 1 1 1 2 और 1 3। इसमें 5 से भाग करेंगे तो 5 6 30, 5 से भाग करना है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5 6 30, 5 9 45, 5 1 5 दशमलव बचेगा 1, 5 दूनी 10, यानी जब भाग देंगे तो ओवरऑल यहाँ पर कितना जाएगा, 691.2 आएगा, 691.2 यहाँ पर आएगा, ठीक है, 691.2 आएगा। अब y को 691.2 में बेचा जा रहा है, खरीदा है कितने में, तो 600 में खरीदा, कितने का लाभ कमा लिया यहाँ पर, तो लाभ यहाँ पर 91.2 का लाभ कमाया है, किस पर, 600 पर, गुणे 100 कर देंगे। तो यहाँ से 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो खत्म हो जाएगा, यहाँ से दशमलव हटाएंगे नीचे यहाँ पर, या तो दशमलव नहीं हटाना है यहाँ पर, ठीक है, 6 से भाग कर दीजिए, 6 कम 6 6 3 बचेगा, 6 5 30 और दशमलव 6 दूनी 12, यानी 15.2% का यहाँ पर उसको लाभ होगा, 15.2% यानी ए ऑप्शन। थोड़ा दोस्तों इसमें कैलकुलेटिंग वाला क्वेश्चन है यार, ठीक है, टाइम ले सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन दोस्तों घबराने की आवश्यकता नहीं है, टाइम भले ही ले, बस आपको प्रैक्टिस करना है, हर एक सवाल का प्रैक्टिस करना है दोस्तों। ऐसा नहीं कि जो आसान है उसको करना है, कठिन वाले को नहीं करना, हर एक सवाल को जब प्रैक्टिस करेंगे तब आपका दिमाग तेज होगा और सवाल को आप आसानी से बना पाएंगे, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, करेंगे इसको जल्दी से सभी लोग। पहले नंबर सवाल को पढ़ लीजिए दोस्तों, आप लोग सवाल को पहले पढ़ेंगे। इसमें क्या बोला गया, दिया गया बार चार्ट वर्ष 2014, 15, 16, 18, 20 और 21 में एक कंपनी द्वारा बेचे गए रंगीन प्रिंटरों की संख्या को दर्शाता है। दिए गए बार चार्ट का अध्ययन कीजिए और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। यहाँ पर सब चार्ट आप देख लिए हैं, देख लीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर है कि 2015 में बेचे गए रंगीन प्रिंटरों की संख्या, 2015 में कितने बेचे गए हैं भाई, 2015 में यहाँ पर 45 बेचे गए हैं, तो ये 45 हो जाएगा यहाँ से। 2021 में बेचे गए रंगीन प्रिंटरों की संख्या की लगभग कितने % के बराबर है, 2021 में कितने बेचे गए हैं, तो यहाँ पर 90 बेचे गए हैं। तो इसके का किसके साथ लगा है, 2021 के साथ, यानी का जो वैल्यू होगा वह नीचे आ जाएगा, मतलब 2021 का वैल्यू जो होगा नीचे हो जाएगा, तो 90 यहाँ पर नीचे कर देंगे, गुणे 100, इससे कटेगा 9 5 45, 5 दहिया में 50, तो कितना % हो जाएगा यहाँ पर, लगभग 50% है, ठीक, बी ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न है, इसको पढ़िए। निम्नांकित बार चार्ट दिए गए 6 वर्षों की अवधि में गेहूं के उत्पादन के आंकड़ों को दर्शाता है। बार चार्ट का अध्ययन कीजिए और उसके आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। चलिए यहाँ पर बोला गया है कि दिए गए वर्षों के दौरान गेहूं का उत्पादन 1000 टन में पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष उत्पादन में अधिकतम वृद्धि दर दर्ज की गई है, किस वर्ष। देखिए 2021 में, पहले 2018 को लेते हैं, यहाँ पर 2018 की बात करें अगर, तो 2017 में सर 140 था, यहाँ पर 150 10 की वृद्धि हुआ है, किस पर, 140 पर, 140 पर गुना 100, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 14 7 98, लगभग 7% के आसपास आएगा यहाँ पर। उसके बाद आते हैं 19 पर, 19 पर आएंगे अगर आप 19 पे देखेंगे यहाँ पर, तो 19 में कितना हुआ है, 18 में 150 था, 165, यानी 15% का यहाँ पर वृद्धि हुआ है, किस पर, 150 पर, गुना 100, तो यहाँ पर 10% का आ रहा है, ठीक है, 10%। और यहाँ पर आइए अगला 20 में आइए, 20 में 19 से 20 65 से 210 हुआ, तो यहाँ पर कितने की वृद्धि हो रही है, यहाँ पर 5 10 में से 6 गया तो बचेगा 4, 45% की वृद्धि हो रही है, किस पर, 165 पर, गुणे 100, ठीक। 5 से काटेंगे 9 5 45, 5 से काटेंगे 5 3 15, 5 3 15, यह हो जाएगा 900/33, 900/33, ठीक है। तो 900/33 अगर 33 से भाग करेंगे, 33
प्रवृत्तियाँ, यानी इसी में ज़्यादा परसेंटेज जो है वृद्धि हो रहा है 2021 में। 900 में जब भाग करेंगे 33 से कहीं ना कहीं और 10 और 7 से ज़्यादा जाइए करेगा, तो ये इसी में होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पर? 2020 यानी डी नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, डी नंबर जो इसका ऑप्शन होगा दोस्तों, यह राइट आंसर हो जाएगा। 2020 में ज़्यादा वृद्धि दर्ज किया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पर, अगला प्रश्न यहाँ पर है 25 नंबर क्वेश्चन। देखिए संख्या 5, 12.5 और 0.05 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो इसको लिख सकते हैं आप 5/1 लिख सकते हैं। ठीक, इसको लिख सकते हैं 125/10 और इसको लिख सकते हैं 5/100। इसको काट के छोटा कर दीजिए, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1/20 ये हो जाएगा। इसको भाग देंगे अगर आप तो 5 से काटेंगे 25, 5 125, 25 पंजे 125 हो जाएगा। 5 से काटेंगे 5 दूनी 10 हो जाएगा। यानी यहाँ पर हो गया क्या? 5/1 और 25/2, 1/20। तो इसका लघुत्तम निकालना है। भिन्न का लघुत्तम क्या होता है? अंश का लस और हर का मस। तो अंश का लस क्या हो जाएगा यहाँ पर? 25 हो जाएगा। हर का मस क्या हो जाएगा यहाँ पर? 1 हो जाएगा। तो इसका लघुत्तम कितना होगा? 25। इसका लस क्या होगा? 25 होगा। डी ऑप्शन, डी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। ठीक है, डी ऑप्शन इसका सही उत्तर है 25। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26 करिए इसको। चलिए दोस्तों यहाँ पर देखेंगे, ध्यान से समझेंगे। यहाँ पर बोला गया है कि इसमें 4 दोस्त हैं, अहमद, सुमन, राज और मधु अपनी खुद की कपड़े की दुकान शुरू करते हैं। अहमद क्या करता है? 6% और 5% की क्रमिक छूट प्रदान करता है। ठीक है, अहमद 6% और 5% क्रमिक छूट प्रदान करता है। ठीक है, तो अहमद कितना छूट दे रहा है? देखिए अहमद कितना छूट दे रहा है। इसमें पूछा गया है कि इनमें से कौन ग्राहकों को अधिकतम कुल छूट दे रहा है। तो ज़्यादा छूट कौन दे रहा है वही पूछा गया है। अहमद के लिए छूट कितना है? अहमद के लिए भाई, अहमद के लिए 6 + 5 सक्सेसिव करेंगे यहाँ पर। 6 + 5 - 6 × 5 बटे यहाँ पर 100। ठीक है, तो 6 × 5 = 30 हो जाएगा। 30 यानी 0.3 यहाँ से हो जाएगा। 6 × 5 = 11। 11 में से 0.3 घटाएंगे तो 11 में से आप 0.3 घटाएंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर? 10.7 बचेगा। 10.7 अहमद छूट दे रहा है। उसी प्रकार सुमन भी छूट दे रही है यहाँ पर। कितना? 2 और 5 का। तो यहाँ पर 2 + 5 - 2 × 5 बटे यहाँ पर क्या हो जाएगा? 100। 5 दूनी 10 यानी यहाँ से हो जाएगा 0.1, यानी क्या हो जाएगा? 5 2 7 में से 0.1 घटाएंगे तो क्या होगा? 6.9 हो जाएगा। 6.9 यहाँ से होगा। उसी प्रकार राज भी छूट दे रहा है। तो राज के लिए छूट क्या है? 7 और 2, 7 + 2 - 7 × 2 बटे 100। 7 2 9, 7 दूनी 14, यानी 9 में से 9 में से 0.14 घटाना है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? 8.86। 8.86 यहाँ से हो जाएगा। मधु भी छूट दे रही है। मधु के लिए छूट क्या है? तो मधु के लिए छूट निकालेंगे यहाँ पर। 5 और 4 है। 5 और 4 5 + 4 - 5 × 4 बटे 100 बटे 100। देखिए 5 4 9 हो जाएगा। 5 चौको 20, 20.2। तो 9 में से 2 घटाएंगे यहाँ पर 0.2 तो 8 यहाँ पर क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 8.8। तो सबसे ज़्यादा छूट कौन दिया यहाँ पर? 10.7 वाला ये कौन दिया है? अहमद दिया है। तो सबसे ज़्यादा जो छूट प्रदान कर रहा है वह अहमद कर रहा है। तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, अहमद। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, लास्ट प्रश्न है यही। चलिए लगाइए इसको। अब यहाँ पर सवाल क्या दिया गया है पहले यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ। यहाँ पर -7 पर घात 2 के + 1 गुणे -7 पर घात -5 बराबर -7 पर घात
12 दिया गया, तो के का मान पूछा गया है। अब देखिए अगर आधार बराबर होता है गुणा करते समय घात जुट जाते हैं, यहाँ भी -7 है, यहाँ भी -7 है, आधार दोनों बराबर तो गुणा करेंगे 7 घात जुट जाएगा, ये हो जाएगा -7 पर घात 2 के और प्लस का 1 -5 हो जाएगा। बोलिए होगा कि नहीं होगा? -5 नहीं दोस्तों, ये +5 है, ठीक है, ये +5 है, यह -5 नहीं +5 है, ठीक है। तो गुणा करेंगे तो प्लस का यहाँ पर 5 हो जाएगा, ठीक, बराबर इधर -7 पर घात यहाँ से 12 होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आधार बराबर है तो घात भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो यहाँ से 2 के और प्लस का 5 + 1 6 बराबर किसके होगा, 12 के, तो 2 के बराबर 6 को उधर लाएंगे तो -6 घट जाएगा, 12 में से 6 तो 6 बचेगा, तो के बराबर क्या हो जाएगा, 3, के बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, प्लस का 3, यानी डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ पर दोस्तों हम लोग इस सेट को कवर कर चुके हैं, 27 क्वेश्चन पूछा गया था इस सेट में, ठीक है। तो आप लोगों को क्या समझ में आया है कि नहीं आया है, एक बार सभी लोग बता देंगे कमेंट करके। और स्पीड को लेकर आप परेशान नहीं रहेंगे दोस्तों, क्योंकि हम आपको समझा रहे हैं, हम सवाल को लगा नहीं रहे हैं, हमारा मकसद है आपको समझाना, सवाल तो लगाना आपको है। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ बंद करते हैं, फिर कल शुरुआत करते हैं अगले सेट को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। जो लोग अभी पहली बार देख रहे हैं सर, आप लोग यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल के साथ जुड़ जाइए। चलिए धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए, फिर कल मिलते हैं।